हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। महात्मा ज्योतिबा फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक गंदी कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूतोद्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। आरंभिक जीवन। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमणाबाई था और पिता का नाम गोविंदराव था। महात्मा ज्योतिबा जी के बड़े भाई का नाम राजाराम था। महाराष्ट्र के एक माली जाति के परिवार में उनका जन्म हुआ था। पुणे के आसपास माली जाति के लोगों को फूले कहा जाता है। ज्योतिराव फूले की माता चिमणाबाई का निधन उस समय हो गया जब वे मात्र 1 वर्ष के थे। अब उनके पिताजी के सामने ज्योतिबा के पालन पोषण की चिंता थी। उन्होंने उनके लिए एक दाई को नौकर रखा, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। उस दाई ने भी एक माता के समान ज्योतिबा का पालन पोषण किया। गोविंदराव ने अपने पुत्र की जन्मजाति प्रतिभा को देखकर शिक्षार्जन हेतु भेजने का विचार किया। विद्या मंदिरों में पंडित लोग तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण आदि संस्कृति में ही पढ़ाते थे और किताबें इतिहास, भूगोल की जगह देवी देवताओं की कहानियाँ से भरी पड़ी हुई थी। सन 1837 से ग्राम पाठशालाओं का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश सरकार के प्रारंभ होने पर ही व्यवस्थित शिक्षा का सूत्रपात हुआ। उस समय जो स्कूल थे उन पर सिर्फ स्वर्ण समाज का ही अधिकार था। यदि किसी अब्राह्मण बालक ने काव्य पाठ किया या कुछ पढ़ा तो उसके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। आगे समय बीतने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा का अधिकार सबको सुनिश्चित किया। गोविंदराव ने अपने पुत्र ज्योतिबा फुले को 7 वर्ष की आयु में एक मराठी पाठशाला में प्रवेश दिलाया। उधर ब्राह्मणों के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अभिश्राप प्रतीत हुई। वे अपने बच्चों को स्कूल से घर आने के बाद में इसलिए नहलाते थे कि वो अंग्रेजी पुस्तकों को और अछूत बच्चों के साथ बैठकर पढ़कर आए हैं। उस समय स्वर्ण समाज की मानसिकता थी कि शिक्षा पाना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, अछूतों का नहीं, और उनका विश्वास था कि संपूर्ण ज्ञान सिर्फ संस्कृति भाषा की पुस्तकों में विद्यमान है। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में गोविंदराव ने अपने पुत्र ज्योतिबा को शिक्षा देने का असाधारण कार्य किया। ज्योतिबा जी पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। उन्होंने जल्द ही मराठी का लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया। उन्हीं दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मुंबई नेटिव एजुकेशन सोसाइटी के संकेत पर सोसाइटी के विद्यालय से छोटी जाति छात्राओं को निकाल दिया गया। गोविंदराव जी ने भी उसी समय अपने पुत्र ज्योतिबा को विद्यालय से निकाल दिया। अब ज्योतिराव फावड़ा और खुरपी लेकर खेतों में लग गए तथा फूलों की खेती का कार्य आगे बढ़ाने लगे। धीरे धीरे ज्योतिबा फुले जब 13 वर्ष के हुए तो पिता गोविंदराव ने परंपरागत पद्धति के अनुसार ज्योतिबा का विवाह निश्चित कर दिया। बालिका पत्नी, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले था, सावित्रीबाई की आयु उस समय 8 वर्ष की थी। पुणे के पास एक गांव कबाड़ी में सावित्रीबाई का मायका था। विद्यालय से अलग हो जाने से भी ज्योतिबा का लगाव पुस्तकों से दूर न हो सका। ज्योतिबा दिन भर खेतों में काम करने के बाद रात में दिए की रोशनी से
पुस्तकें पढ़ते थे। उनकी इस लगन का पड़ोस में रहने वाले दो पड़ोसी उर्दू फारसी के जानकार गफार बेग और ईसाई धर्म के प्रचारक लैटिस साहब पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने गोविंद राव को स्कूल में दाखिला दिलाने का परामर्श किया। गोविंद राव ने इस परामर्श को स्वीकार करते हुए 1841 ईस्वी में पुनः मिशन स्कूल में ज्योतिबा को प्रवेश दिलाया। दो ब्राह्मण सहपाठियों को छोड़कर ज्योतिबा जी के अधिकतर मुसलमान सहपाठी थे। स्कॉटलैंड के मिशन द्वारा संचालित स्कूल में ज्योतिबा जी ने अधिकतर शिक्षा ग्रहण की। अपने एक विशिष्ट सहपाठी के साथी ज्योतिबा फुले जी वाशिंगटन और शिवाजी की जीवन कथाएं पढ़ते थे। उनके मन में भी अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए निरंतर भाव जागृत रहता था। ज्योतिबा और उनके ब्राह्मण मित्र सदाशिव बल्लाव गोबंदे मिलकर अंधविश्वासों तथा मिथ्या कुर्तियों में फंसे लोगों को उनसे मुक्त होने के लिए प्रेरित करते रहते थे। 1846 ईस्वी में ज्योतिबा जी ने मिशन स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली। ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलाम स्लेवरी में स्पष्ट लिखा है कि वे अपने देश से अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ज्योतिबा जी के छात्र जीवन से ही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध छोटी मोटी घटनाएं होने लगी थी। ज्योतिबा जी के साथ एक घटना हुई जिससे उनकी जीवन की दिशा ही बदल दी। एक बार ज्योतिबा फुले जी ब्राह्मण मित्र के विवाह में गए हुए थे। ज्योतिबा जी अपने ब्राह्मण मित्रों के सच्चे स्नेही थे। दूल्हे के साथ बारात सज धज कर जा रही थी। ज्योतिबा फुले जी भी साथ में चल रहे थे। बारात में प्राय ब्राह्मण जाति के लोग थे। एक ब्राह्मण ने ज्योतिबा फुले जी को पहचान लिया और उसको यह सहन न हो सका कि ब्राह्मणों के साथ शूद्र चले। उनसे आवेश में आकर ज्योतिबा फुले जी को डांटने लगा और कहने लगा, अरे शूद्र, तूने जातीय व्यवस्था की सारी मर्यादा तोड़ दी। तूने सबको अपमानित किया है। तू जब हमारे बराबर नहीं है तो तुझे ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। तू बारात के पीछे चल या यहाँ से चला जा। ज्योतिबा जी स्तंभित रह गए, दिमाग शून्य हो गया। जब कुछ देर बाद सामान्य हुए तो अपने अपमान का एहसास हुआ। उनकी रग रग में खून खोल उठा। ज्योतिबा बारात से वापस अपने घर आ गए। उनकी आंखों में आंसू देखकर पिता ने जब कारण पूछा तो उन्होंने अपने अपमान का सारा कथानक पिता को सुनाया। उनके पिता ने तब उन्हें वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाया और फिर कहा कि अच्छा हुआ बेटा, केवल उन्होंने वहाँ से तुझको भगा दिया, अन्यथा वो तुमको मार पीट भी सकते थे। कभी कभी तो वो इस तरह की भूलों पर, इस तरह की भूल पर हाथी के पैरों के नीचे गिराकर कुचल देते हैं। ज्योतिबा जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि वे सामाजिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करके ब्राह्मणों के क्रोध का शिकार बने, परंतु ज्योतिबा फुले शिवाजी, वाशिंगटन तथा लूथर के आदर्शों को नहीं भुला सके। वह इसी उधेड़ बुन में पूरी रात सो न सके। ज्योतिबा ने अनुभव किया कि शूद्रों को गुलामी और गरीबी ही में मरना जीना है। शूद्र वर्ण में जन्म लेने का अर्थ है अपमान और दासता। ज्योतिबा ने हिंदू धर्म में फैली ऊंच नीच की अमाननीय भावना तथा रूढ़ियों एवं अंध परंपराओं को समाप्त करने का संकल्प लिया, जबकि वह जानते थे कि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी है। ज्योतिबा फुले जी ने इस अज्ञान को ध्वस्त करने के लिए विद्रोह की ध्वजा अपने हाथों में ले ली। उनको विश्वास था कि छोटी जाति के लोग सामाजिक समानता के लिए अवश्य संघर्ष करेंगे। ज्योतिबा जी की तरफ और भी वयस्क लोग थे, लेकिन ज्योतिबा जी के पास जो साहस और संकल्प था वह और किसी के पास न था। 21 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले जी ने महाराष्ट्र को एक नए ढंग का नेतृत्व दिया। ज्योतिबा फुले जी ने नारी तथा शूद्रों दोनों को सामाजिक गुलामी से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। सर्वप्रथम उन्होंने एक बालिका विश्वविद्यालय की नींव डाली।
और उस विद्यालय में सभी छोटी जातियों की छात्राओं को शिक्षा पाने लगी। ज्योतिबा जी का विचार था कि अगर नारी शिक्षित नहीं होगी तो उसके बच्चे संस्कारी और परिष्कृत नहीं बन सकते। ज्योतिबा जी ने मनुस्मृति के असामाजिक सिद्धांतों का खंडन किया, मनुस्मृति की खुली आलोचना की। उन्होंने समाज के नियम वर्गों को ललकार पूर्वक संबोधित किया और कहा कि मेरा अनुसरण करो, अब मत डगमगाओ, शिक्षा तुमको आनंद देगी। ज्योतिबा तुमसे विश्वास पूर्वक कहता है। ज्योतिबा जी ने समुचित सामाजिक परंपराओं का विरोध किया तो परंपरा प्रेमी ज्योतिबा को अपना शत्रु समझने लगे। उनके विद्यालय को जब कोई अध्यापक नहीं मिला तो उन्होंने इस कार्य के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। उनकी पत्नी ने भी इस कार्य को सहज स्वीकार किया। उनकी पत्नी विद्यालय में पढ़ाने जाने लगी। स्वर्ण लोगों के क्रोध की कोई सीमा ना रही। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो लोग उन पर ठेले चलाना शुरू कर देते थे। उन पर कीचड़, कंकड़, पत्थर फेंकने लगे। साड़ी गंदी हो जाया करती थी, इसलिए वो एक साड़ी हमेशा साथ लेकर चलती थी। अब स्वर्णों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ज्योतिबा जी को रोकने के लिए तब उन्होंने उनके पिता पर दबाव बनाना शुरू किया और कहा कि तुम्हारा बेटा हिंदू धर्म और समाज के लिए कलंक है, और इसी प्रकार उसकी निर्लज पत्नी भी। तुम अनावश्यक क्रोधभाजन बन रहे हो। धर्म और भगवान के नाम पर हम तुमसे कहते हैं कि तुम उसे ऐसा करने से रोको या फिर घर से निकाल दो। उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व था, इस कारण ज्योतिबा के पिता गोविंदराव को अपनी अंतर आत्मा विरुद्ध अपने ज्योतिबा से कहना पड़ा कि वह विद्यालय छोड़ दे या फिर घर छोड़ दे। ब्राह्मण ज्योतिबा के घर में कलेश करने में कामयाब हो गए। चूँकि ज्योतिबा फुले जी को पता था कि वह सही रास्ते पर चल रहे हैं, अतः उन्होंने पिताजी से कहा कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, पर मैं अपने उद्देश्य से विस्त नहीं हो सकता। पिता ने भी साहस समेट कर कह दिया कि जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मेरा घर छोड़ दो। धन्य थी वह स्त्री जिसने अनगिनत कष्ट सहते हुए अपने पति के साथ जाने के लिए कटिबद्ध हो गई। उसने समाज को अनेक प्रकार की विषमताओं से मुक्त कराने के लिए अपने पति की अनुगामिनी बनकर ही रहना उचित समझा। ज्योतिबा और उनकी पत्नी घर से निकाल दिए जाने के बाद भी विद्यालय चलाने की मंशा से मुक्त नहीं हो सके। सावित्रीबाई फुले जी ने अपने आगे की पढ़ाई को सुचारू रूप से पूरा किया। कुछ समय पश्चात अपने दो मित्रों की सहायता से पुनः एक बालिका विद्यालय खोला। विद्यालय के लिए जब कोई मकान किराए पर नहीं मिला तो उनके मित्र सदाशिव गोविंदे जूनागंज में एक स्थान की व्यवस्था कर दी, लेकिन वहाँ भी ब्राह्मणों ने अपना रोष व्यक्त किया और उस जगह को छोड़ने पर विवश कर दिया और उन्होंने एक मुसलमान से स्थान ले लिया। छात्रों के निर्धन होने के कारण ज्योतिबा फुले उन्हें वस्त्र और पुस्तकें मुफ्त प्रदान करते थे। पिछले 3000 सालों के इतिहास में ऐसे विद्यालय का खोला जाना पहली घटना थी तथा ज्योतिबा जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साहस और लग्न से यह अद्भुतपूर्ण कार्य कर दिखाया। तब समाज की यह स्थिति थी कि यदि शूद्र कभी वेद पाठ सुन लेता तो उसके कानों में तपता हुआ तरल पदार्थ डाल दिया जाता था। 2 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्रों में कार्य करने के बाद ज्योतिबा जी ने 3 जुलाई 1853 को एक दूसरा विद्यालय पूना के अन्ना साहेब चिपलुणकर भवन में खोला। अपने इस विद्यालय के संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन किया। उस समय की सरकार को प्रबंध समिति की सूची प्रस्तुत की गई। शासन ने ज्योतिबा फुले जी के शिक्षा संबंधित कार्यों की प्रशंसा की और उन्हें एक महान समाज सेवी के रूप में मान्यता दी। प्रबंधक समिति ने हमेशा यही आशा रखी कि ज्यों ज्यों नारी शिक्षा की गति बढ़ेगी और उसका विकास होगा,
वैसे वैसे देश का विकास होगा। ज्योतिबा फुले पीड़ित शोषित जनों के ही नहीं बल्कि समस्त समाज सुधारकों के भी रक्षक थे। ज्योतिबा फुले को उनके अदम्य साहस एवं सेवा भावना के फलस्वरूप उनको समाज सेवियों के बीच प्रथम स्थान मिला था। उस समय के कुछ समाज सेवी ब्राह्मणों ने ज्योतिबा की नीतियों से प्रभावित होकर उनका सहयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिससे रूढ़िवादी और समाज सेवी ब्राह्मणों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी क्रम में ज्योतिबा जी ने आगे कई विद्यालय खोले। 19 फरवरी 1852 के टेलीग्राफ एंड कोरियर पत्र में एक पर्यवेक्षक ने लिखा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मण छोटी जातियों के भयानक शत्रु थे, किंतु कुछ ब्राह्मणों ने यह भी अनुभव कराना प्रारंभ कर दिया है कि उनके पूर्वजों ने इन जातियों के लोगों को अनगिनत आघात पहुंचाए हैं। ज्योतिबा जी ने पुणे में एक पुस्तकालय की स्थापना की जो छोटी जाति के छात्र छात्राओं के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। इस कार्य के लिए पुणे के अनेक महानुभावों ने हर प्रकार का सहयोग दिया। ज्योतिबा जी शिक्षा का कार्य जरूर करते थे, किंतु उनके अध्यापन की सीमा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रही। वे एक समग्र समाज के शिक्षक सिद्ध हुए। ज्योतिबा फुले जी न तो अब माली थे, न शूद्र, न मात्र व्यक्ति, अब वे भारत की सामाजिक नई क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। लेकिन विचित्र था वह धर्म और अनोखी थी यहाँ की वर्ण व्यवस्था कि समाज की सेवा करने वाले मनुष्य को शूद्र कहकर अत्याचारों और अपमानों को कि हल उनकी छाती पर चलाया जाता था। ज्योतिबा ने सभी को चुनौती देते हुए शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिए। ज्योतिबा जी ने शूद्रों और नारी उद्धार के लिए शिक्षा पर ही विशेष बल दिया। समाज में नई चेतना पर उदय होने पर भी ब्राह्मण अपना पूरा अनुराग अलाप रहे थे। वे डर रहे थे कि यदि स्त्री और शूद्र शिक्षित हो गए तो समाज से उनका आधिपत्य और जातीय वर्चस्व खत्म हो जाएगा। काफ़ी हिंदू ईसाई हो चुके थे, लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में रहकर ही उसकी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है और उसका स्वरूप बदला जा सकता है। ईसाई धर्म का द्वार सबके लिए खुला था, लेकिन हिंदू धर्म का द्वार हिंदू के लिए ही बंद था। अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को धारण कर लिया। उन दिनों हिंदू समाज में एक अजीब सा सुनापन सा आ गया। ब्राह्मणों की जड़ता का अहंकार, छुआछूत का भाव तथा अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने के अहंकार ने हिंदू धर्म को बर्बाद कर दिया और हिंदुओं की संख्या घटती चली। ज्योतिबा फुले की यह शूद्र तथा नारी शिक्षा की सफल योजना पुणे के उच्च वर्ग के लोगों के आंखों की कीरकरी बन गई। ज्योतिबा जी के कुछ चुने हुए ब्राह्मण मित्र थे जो हर प्रकार का खतरा उठाकर ज्योतिबा जी की हर संभव मदद करते थे। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी ने जब देख लिया कि छोटी जातियां और स्त्रियों की शिक्षा पुणे ही नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र में व्यवस्थित रूप से चलने लगी है, तो उन्होंने समाज सुधारक के दूसरे पटल पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 1840 में महाराष्ट्र में विधवा विवाह का प्रचार प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा जी विधवाओं की स्थिति देखकर बहुत ही दुखी थे। पति के बाद उन्हें एकाकी जीवन जीना पड़ता था और उनका समाज से कोई लेना देना नहीं रह जाता था। नहीं वो किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकती थी। ज्योतिबा जी विधवा नारी के उद्धार का कार्यक्रम बनाया। ज्योतिबा जी की देखरेख में 8 मार्च 1860 में एक विधवा युवती का विवाह कराया गया। ज्योतिबा जी के इस प्रयास से एक नई क्रांति का उदय हुआ। स्त्रियों को एक नया जीवन मिल गया। उन्हीं दिनों ज्योतिबा फुले जी के पिता गोविंदराव रोगग्रस्त हो गए। वे अपने दूसरे पुत्र राजाराम के साथ रहते थे। उनके दूसरे पुत्र ही उनकी सारी संपत्ति की देखरेख करते थे। ज्योतिबा फुले जी के पिता को सबसे पहले यह चिंता थी कि
ज्योतिबा जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फुले को बुलाकर दूसरी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन ज्योतिबा जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। ज्योतिबा जी की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने कदम कदम पर उनका साथ दिया, तो वे भला दूसरे विवाह की कैसे सोच सकते थे। उन्हें पता था कि इससे अच्छा जीवन साथी और कोई नहीं हो सकता है। कुछ समय पश्चात उनके पिता का निधन हो गया। ज्योतिबा जी महाराष्ट्र के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिवाजी के पराक्रम, साहस और कुशलता पर गीत लिखे। उन्होंने शिवाजी के महान आदर्शों का वर्णन किया। 15 वर्ष के लगातार संघर्ष के पश्चात ज्योतिबा जी ने अपने अनुभव किया कि उनके विचार, सिद्धांतों एवं आदर्शों के लिए एक ऐसा मंच और संस्था की आवश्यकता है जिसके माध्यम से छोटे वर्गों को समाज के समान धरातल पर लाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाए। अभी तक वह पुस्तकों, पर्चों और भाषणों द्वारा ही इस कार्य को संपादित करते रहे थे। अतः ज्योतिबा जी ने 24 सितंबर 1873 में अपने सभी हितैषियों को, प्रशंसकों को, अनुयायियों की एक सभा बुलाई। उनसे विचार विमर्श के बाद ज्योतिबा जी ने विचारों से सहमत होते हुए संस्था का गठन कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने संस्था का नाम दिया सत्य शोधक समाज। यहाँ जो अहम बात है जो हमें याद रखना होगा कि उनके 3 ब्राह्मण मित्रों ने विनायक बाबूजी भंडारकर, विनायक बाबूजी डेगल तथा सीताराम सकाराम दातार ऐसे थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज को हर प्रकार का सहयोग देने का वचन दिया। जुलाई 1883 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपनी एक किताब पूरी कर ली। उनकी एक प्रति उन्होंने महाराजा बड़ौदा व एक प्रति गवर्नर जनरल को भेंट की। पुस्तक की प्रस्तावना के प्रारंभ में ज्योतिबा फुले जी ने लिखा था, शिक्षा के अभाव में बुद्धि का हास्य हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई, नैतिकता के अभाव में प्रगति अवरुद्ध हो गई और प्रगति के अभाव में शूद्र मिट गए। सारी विपत्तियों का आविर्भाव निरक्षरता से हुआ। जीवन के अंतिम समय में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के शुभ चिंतक यह चाहते थे कि ज्योतिबा का शेष जीवन सुखमय व्यतीत हो, उनके किसी प्रकार के आर्थिक असुविधा न हो। उनके मित्रों ने महाराजा बड़ौदा को एक पत्र लिखा और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन संघर्ष और उनकी सेवाओं का स्मरण दिलाया तथा अनुरोध किया कि ज्योतिबा फुले जी के परिवार को आर्थिक सहायता भेजी जाए। बृहस्पतिवार 27 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा जी का गिरा हुआ संवाद उनके महाप्रणय का संकेत देने लगा। ज्योतिबा फुले जी ने लगभग शाम 5 बजे अपने परिवार के लोगों को अपनी चारपाई के पास बुलाया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सभी को स्वार्थहीन तथा सात्विक ढंग से अपने कर्तव्यों के पालन का उपदेश दिया। उनके सबके सिर पर हाथ फेरा, अपनी पत्नी सावित्रीबाई को बुलाकर अंतिम विदा ली। सावित्रीबाई ज्योतिबा की शोकपूर्ण तथा शांत मुद्रा को देख रही थी। धीरे धीरे अर्धरात्रि गुजर गई। घड़ी में 2:20 हुए थे। ठीक उसी समय महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने चिर निद्रा में सो गए। शोषितों, पीड़ितों के लिए जिए और उन्हीं के लिए मरे। अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के लिए बलिदान कर दिया। वो भले ही इस संसार को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उनके सिद्धांत व आदर्श आज भी जिंदा है और हम उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के महान कार्यों के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करके मिस्टर गांधी ने ज्योतिबा फुले जी को के प्रति यह कहकर श्रद्धा व्यक्त की थी कि ज्योतिबा ही असली महात्मा थे। मिस्टर गांधी के उक्त उद्गार 25 नवंबर 1949 में दीनबंधु नामक पत्र के महात्मा फुले विषांश में प्रकाशित हुआ है। 11/4/2023 को राजस्थान सरकार ने
महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के रूप में अवकाश घोषित करके उनका मान बढ़ाया है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।